नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी यूपी से निकलकर सामने आ रही कि प्रतीक यादव का आज होगा अंतिम संस्कार। आज सुबह 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। पत्नी अपर्णा यादव ने दी जानकारी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा और आज सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। पत्नी अपर्णा यादव ने जानकारी साझा की है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया और आज सुबह 11 बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी और साथ ही समर्थकों से गरिमामयी उपस्थिति की अपील की। प्रतीक यादव की पत्नी ने ये जानकारी साझा की है। प्रतीक यादव की मौत का मुख्य कारण जो है वो फेफड़ों में खून का थक्का बनने से हुई है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और ऐसे में इस रुकावट की वजह से दिल और फेफड़ों में अचानक काम करना बंद कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। मौत की वजह को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए विसारा और हार्ट के कुछ हिस्सों को सुरक्षित रख लिया गया है और इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच के लिए भी उन्हें भेजा गया है ताकि किसी भी अन्य संभावना को नकारा ना जा सके। रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर कुछ पुराने चोट के निशान भी मिले हैं और बीमारी के कारण उनके बाएं पैर के अंगूठे का नाखून नीला पड़ा हुआ था। वहीं नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आज से होगी शुरू और मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा की उम्मीद। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि नई दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने वाली है और ऐसे में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये अहम बैठक है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होने वाली है और मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रही है और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है और इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और इस ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। बैठक में शामिल होने के लिए विभिन्न देशों के नेता और प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचने लगे हैं और ये भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत बड़ी पहल मंत्री स्तरीय बैठक होगी। माना जा रहा है कि ये इस साल अंत में होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के एजेंडे को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भाग लेने वाले देशों के वरिष्ठ राजनीतिक इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्रालय ने 2 दिवसीय बैठक के दौरान होने वाले चर्चाओं की व्यापक रूपरेखा भी तैयार की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक 14 और 15 मई को निर्धारित है और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चीन के दौरे पर हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजिंग में जिनपिंग से ट्रंप ने स्वागत किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चीन पहुंचे हुए हैं। ऐसे में शी जिनपिंग ने उनका भव्य स्वागत किया है। ट्रंप को मिला है गॉर्ड ऑफ द ऑनर और जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा है कि हम चीन के सहयोगी हैं और प्रतिद्वंदी नहीं। बड़ी जानकारी दे दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं और बीजिंग पहुंचने पर उन्हें गॉर्ड ऑफ द ऑनर भी दिया गया है और इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौके पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग और ट्रंप ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हम सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। मजबूत रिश्तों से दोनों देशों को फायदा मिलेगा और हम मिलकर दुनिया में बदलाव करेंगे। ट्रंप ने कहा कि चीन और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग मेरे अच्छे दोस्त और महान नेता हैं। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते शानदार हैं और आने वाले समय में ये और भी बेहतर होंगे। हमारे बीच मतभेद से ज्यादा साझा है और ट्रंप की ये खास यात्रा मानी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के 2017 की पिछली यात्रा के बाद से किसी मौजूदा राष्ट्रपति चीन की ये पहली राजकीय यात्रा है। ऐसे में 8 सालों के बाद ट्रंप की ये यात्रा बेहद ही खास मानी जा रही है। चीन पहुंचे हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति ने उनका भव्य स्वागत किया है। शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई है, बैठकें हुई हैं और ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजिंग में
और अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि चीन पहुंचे हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बैठकों का दौर लगातार जारी है, किस तरीके से देख रहे हैं अमित जी? नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, ये मौका तो बहुत अच्छा है कि बहुत दिनों के बाद ट्रंप कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट चाइना के दौरे पर है। और देखिए, जो ट्रेड वार की सिचुएशन बनी हुई पिछले 2 सालों से ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से, तो उसका कुछ ना कुछ ये करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था, अब ये बात मान के रखिए कि आने वाले समय में अमेरिका जो है अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेगा। ये उसी के लिए बातचीत होने की कुछ गुंजाइश है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगी तो चाइना ने अपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में किया हुआ था उसको बहुत ही सॉलिड और साइलेंट तरीके से डंप करता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है वो पैनिक है जिसके नाते अमेरिकी राष्ट्रपति का ये चीन दौरा है। और बाकी टैरिफ तो लगाए हुई दिया गया है चाइना के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि इस बारे में कुछ गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया है खुलने के बाद, मुझे लग रहा है कि कुछ आने वाले कुछ समय में कुछ बुरा ही होने वाला है। अच्छे की तो उम्मीद नहीं कर सकते इस समय। बिल्कुल। ऐसे में युद्ध को लेकर बात करूं मैं अमित जी, तो ईरान युद्ध पर भी बातचीत हो सकती है इसमें? नहीं नहीं, देखिए कुछ नहीं होगा। ये तो जियो पॉलिटिक्स का बहुत साधारण सा मैटर है। और एक घटना आपको याद दिला दूंगा, पता नहीं शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और पाकिस्तान ने भी किया था। ठीक है, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत सारे आर्म, तमाम सप्लाई और बहुत कुछ दिया था, लेकिन इवन भारत को जो है अमेरिका ने सैंक्शन कर दिया था। बिल्कुल। तो ठीक उसी प्रकार से चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, और वो जो सिस्टम है उसी के बारे में बातचीत होगी। जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे किया, ईरान पे किया, तो सारे लिप सर्विस कर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये ऐसा कोई मैटर नहीं होने वाला। आने वाले समय में आप देखेंगे कि चाइना ताइवान को लेके जाएगा और इंडिया वाले पीओके लेके जाएंगे, और इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सत्ता परिवर्तन के साथ खत्म हो जाएगा, और अमेरिकी कंपनियों को वहां की माइनिंग जो है वो मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या मिजी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत नहीं हो सकती, जहां पर नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। ये केवल और केवल ट्रेजरी बांड को लेके है। अब कोई पेपर साइन होगा जिसका मतलब क्राइसिस की शुरुआत होनी है। अब जब शुरू हो जाए, इस महीने शुरू हो या अगले महीने शुरू हो, होना तो निश्चित है। क्योंकि देखिए, चाइना बुरी तरीके से और अमेरिका दोनों साथ ऊपर गए थे और साथ नीचे आएंगे, क्योंकि रिजर्व करेंसी स्टेटस का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो वो चाइना को मिला है। और पिछले 50 सालों में जो चाइना ने ग्रोथ की है वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि चाइना आज ओवर पॉपुलेटेड होने के साथ ओवर एज हो चुका है, और ओवर एज होने के बाद आपकी सारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। हालांकि उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की है, लेकिन अब तो बच्चे 20 साल 40 साल के बाद में उपयोग करने लायक होंगे। अब जो बच्चा आज पैदा होगा वो 22-25 साल के बाद ही किसी काम आएगा, उसके पहले तो आ नहीं सकता। तो इसलिए ये मान के रखिए कि ये क्राइसिस की शुरुआत करने के लिए और डॉलर को डीवैल्यू करने के लिए अब जो चाइना कर सकता है वो करेगा। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, ट्रंप जो है वो अकेले नहीं गए हैं, 17 सीईओ कंपनियों के सीईओ गए हुए हैं। टिम कुक की बात कर लूं, एलन मस्क की बात कर लूं, तो इनकी भी अहम भूमिका है। तो क्या कारोबार के हिसाब से ये बैठक बेहद ही खास है? एक ही बैठक होनी है कि चाइना से ये अपना इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कब वहां से निकालेंगे, ये इसी मैटर पे बातचीत होनी है। क्योंकि अमेरिका अब नहीं चाहता कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है दुनिया के किसी और कोने में रखे, तो उसके बारे में बातचीत होगी। देखिए, जब भी डेलीगेशन जाते हैं, आप एक घटना याद दिलाता हूं आपको। याद होगा मोदी जी फर्स्ट टर्म में जब थे तो बहुत सारे सीईओ से मिलते थे, आते जाते थे, लेकिन 2022 के बाद उन्होंने किसी सीईओ से मुलाकात नहीं करी आज तक। 4 साल 5 साल हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से ये लास्ट विजिट है, और उसी में ये क्लियर हो जाएगा कि अब अमेरिका अपना सारा इन्वेस्टमेंट चाइना से पुल अप करेगा, और आने वाले समय में चाइनीज गुड्स जो है वो काफी महंगे हो जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे में युद्ध जब चल रहा था तिवारी जी, तो कहा जा रहा था कि चीन जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान ये समझौता नहीं कर पाया है तो ट्रंप जो है ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं युद्ध को लेकर, चीन के कंधे पर लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो वहां के अखाराची साहब जो विदेश मंत्री थे रोज बोल रहे थे हमारी कोई बातचीत नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं। बाद में बोले हाँ हमारी बातचीत मीडिएटर के थ्रू चल रही थी। तो राजनीति में वो जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो मुझे कुछ नहीं, मैं इतना जानता हूं कि चाइना अमेरिका के बीच जो बातचीत होनी है वो केवल और केवल अपने इन्वेस्टमेंट को एक दूसरे के देश से बाहर निकालने की है।
और कोई ट्रेड डील नहीं होनी है, कोई बातचीत नहीं होनी है, ये दिखाया जा रहा है। क्योंकि ये दोनों कंट्रियां आपस में मिली हुई हैं। चाइना अमेरिका पैसे छापता है, उसका उपयोग चाइना करता है। आपको एक अभी जो वहां के शायद नाम भूल गया मैं, विदेश मंत्री या कोई आए हुए थे भारत के दौरे पे, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से चाइना को ग्रोथ मिली है उस हिसाब से भारत को नहीं मिलेगी। उनके कहने का मतलब यह था कि जिस हिसाब से हमने चाइना को अपने प्रोडक्ट दिए थे उसको चोरी करके मार्केट में बेचने के लिए, वो सुविधा हम भारत को नहीं देने वाले हैं। मतलब वो भारत के डेवलपमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। तो यही सब चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। और कुछ समय के बाद आप देखेंगी कि चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसका तो पता नहीं, लेकिन इंडिया चाइना का ट्रेड डील आपको बहुत जल्दी होता दिखेगा। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, क्या लग रहा है कि विमानों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है? बोइंग विमान को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि इस पर विमान भी खरीद सकते हैं ट्रंप। नहीं, ट्रंप चाइना वाले बोइंग का ऑर्डर दिए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और यूएस की एक पॉलिसी के तहत पूरी दुनिया में और कोई जहाज नहीं बना सकता है। पैसेंजर प्लेन केवल बोइंग और एयरबस ही बनाते हैं, क्योंकि उनके पास मोनोपोली नहीं समझिए, वो यूनाइटेड नेशन और तमाम जो संस्थाएं बनाई हुई हैं उसके हिसाब से वो अपने लिए रखे हुए हैं। तो इस मौके पे बातचीत होगी। हो सकता है कि चाइना कुछ ज्यादा विमान खरीदे क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई डील होगी। केवल डील एक ही बात होगी कि आपने जो ट्रेजरी बॉन्ड डंप किया है उसका क्या करेंगे, और कोई डील नहीं होगी। ऐसे में अमित जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि एआई, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत हो सकती है? वो तो पहले से एग्रीमेंट हो चुका है ना चाइना और अमेरिका के बीच। देखिए, सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ताइवान करता है, ठीक है। और ताइवान की सारी कंपनियों को अमेरिका अपने यहाँ से पुल अप करके यूएस ले जा चुका है। बिल्कुल। और उसके चलते कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका जो है चाइना के ऊपर फिर से कुछ ना कुछ टैरिफ लगाएगा और कुछ ना कुछ आर्थिक सैंक्शन की बात करेगा, क्योंकि इस दौरे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो कभी भी अपनी मार्केट अमेरिका के लिए नहीं खोलेगा। और ऐसे में टैरिफ लगने के बाद अब ट्रंप गए हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, चीन को अब अच्छा दोस्त बता रहे हैं। वो तो ट्रंप साहब किसको दुश्मन बोलते हैं? वो तो सबको दोस्त बताते हैं, जिसको दोस्त बताते हैं उसको ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। ठीक है। मोदी जी को कहा, मोदी जी ग्रेट आदमी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगले दिन 50% टैरिफ लगा दिया। आज शी जिनपिंग को बोला है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कुछ दिन बाद देखिएगा टैरिफ हाइक कर देंगे। ये तो चलता रहेगा इसी तरीके से। ट्रंप साहब आए हुए हैं, उनको कुछ नहीं करना है, केवल बदमाशियां करनी और कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रंप बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। अमित जी, तो राजनीति में होता ही यही है, जो नेता बोलता है उसका उल्टा होता है। ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अमित जी। नमस्कार। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2017 की पिछली यात्रा के बाद से किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की ये पहली राजकीय यात्रा है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार, तकनीकी और क्षेत्रीय सुरक्षा विवादों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमारी आपस में खूब बनती है। जिनपिंग ने कहा कि क्या हम मिलकर वैश्विक बदलाव का सामना कर सकते हैं और हम आपसी प्रतिद्वंदी नहीं हैं बल्कि साझेदार हैं और हम कई अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। हम एक दूसरे को सफल होने के में मदद करना चाहिए। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि हमारे दोनों देशों के बीच मतभेदों की तुलना में साझा हित कहीं अधिक है। एक की कामयाबी दूसरे के लिए एक अवसर होती है और एक स्थिति द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह के लिए हितकर होते हैं। अमेरिका के साथ दोस्ती का जिक्र करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों को ही आपसी सहयोग का लाभ होगा, जबकि टकराव से दोनों को ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें आपसी प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं बल्कि साझेदार के रूप में काम करना चाहिए। हम एक दूसरे को सफल होने में मदद करनी चाहिए, मिलकर समृद्ध होना चाहिए और नए दौर में बड़े देश के आपस में तालमेल बिठाने का सही रास्ता खोजना चाहिए। ईरान के साथ चल रहे तनाव और युद्ध जैसे माहौल के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तरफ इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुपचाप यूएई पहुंचे हैं और वहां पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से सीक्रेट मुलाकात की है। कहा गया है कि ये मुलाकात इजराइल के ईरान के खिलाफ
सैन्य अभियान के दौरान हुई और इससे दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक सफलता मिली है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यूएई ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और अब पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का दौरा किया और वहां पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ऑपरेशन रियोल लाइन के बीच नेतन्याहू की ये यात्रा इजराइल और यूएई के रिश्तों में ऐतिहासिक सफलता लेकर आई। वहीं केरलम सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 10 दिन हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सीएम की शपथ हो चुकी है, लेकिन केरलम में जहां पर कांग्रेस बहुमत में आई है वहां सीएम चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। और आज दोपहर 1 बजे तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी ऑफिस में विधायक दलों की बड़ी बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा। और एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस आलाकमान ने सभी चर्चाएं पूरी कर ली है। केरलम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा गुरुवार को की जाएगी। खबरों की माने तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की केरलम सीएम के लिए पहली पसंद केसु वेणुगोपाल है। राहुल गांधी ने 11 मई को दिल्ली में वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात की थी। वेणुगोपाल फिलहाल अल्पाझुप लोकसभा सीट से सांसद है। केरल में यूडीएफ ने 140 से 110 सीटें जीती है, इसमें से कांग्रेस को 63 सीटें मिली हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस को 75-80% विधायकों ने केसी वेणुगोपाल का समर्थन दिया है। वेणुगोपाल के सीएम बनने पर झरीकुरा के विधायक सनी जोसेफ और सीट से इस्तीफा दे सकते हैं, फिर उपचुनाव के जरिए वेणुगोपाल विधानसभा पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी की बचत की अपील का असर 11 राज्यों में दिख रहा है। त्रिपुरा में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पेट्रोल बचाने और सरकारी खर्च कम करने के लिए अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है। पंजाब में गवर्नर ऑफिस में हर बुधवार को अधिकारी 4 पहिया वाहन से नहीं आएंगे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी हफ्ते में 1 दिन बिना गाड़ी के चलेंगे और इससे पहले बुधवार को दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार में भी वीवीआईपी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। पीएम मोदी भी बुधवार को काफिला छोड़ सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। आमतौर पर पीएम के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रहती हैं। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने अपने काफिले में गाड़ियां घटा दी है। उनके काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां हैं, जिसमें से 2 पुलिस की गाड़ियां शामिल है। त्रिपुरा सरकार ने खर्च और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है और अब सरकारी दफ्तरों में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारियों के साप्ताहिक ड्यूटी रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। जरूरी और इमरजेंसी सेवाएं वाले कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। मुंबई में रहने वालों की जेब पर एक बार फिर से असर पड़ सकता है। मुंबईकरों की जेब एक बार फिर से ढीली होने वाली है। मुंबई में फिर से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि एमएमआर ने आज से सीएनजी की नई कीमतें लागू कर दी है। अब 84 रुपये प्रति किलो की कीमत से सीएनजी भरी जाएगी। महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल ने सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी का फैसला किया है और इस बढ़ोतरी के बाद से एमएमआर में सीएनजी की खुदरा कीमत अब 84 रुपये प्रति किलो हो गई है, यानी कि अब 82 रुपये प्रति किलो मिलने वाला सीएनजी जो है बढ़कर अब 84 प्रति किलो हो गया है और ये नई दरें आज से आधी रात से लागू कर दी जाएगी। सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की वजह से पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में पैदा हुए संकट और ईंधन खरीद लागत में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। बढ़ती हुई कीमतों का सबसे ज्यादा असर सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों पर पड़ने की संभावना है। तो वहीं कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब बैन वाले 2022 के फैसले को वापस ले लिया है। नए आदेश के तहत स्टूडेंट को हिजाब के अलावा कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ का भी अनुमति दे दी गई है, बशर्ते ये स्कूल के अनुशासन और नियमों के तहत हो। कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने फरवरी 2022 में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करना अनिवार्य किया गया था। आदेश में कहा गया था कि ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी जो समानता, एकता और सार्वजनिक व्यवस्था को
प्रभावित करे और इसी आदेश के बाद से सरकारी शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। कर्नाटक के उडुपी जिले के कॉलेज में 31 दिसंबर 2021 को 6 मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था, जिसके बाद से वो धरने पर बैठ गए और ये विवाद राज्य में काफी हिस्सों में फैल गया था। और इसके बाद से हिंदू संगठनों से जुड़े छात्रों ने बदले में भगवा शॉल पहनकर कॉलेज आना शुरू कर दिया था। हिंसा तो हुई। फरवरी 2022 में राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में सभी तरह से धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दिया था। वहीं दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक महिला से चलती बस में गैंगरेप किया गया है। सोमवार देर रात स्लीपर बस में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की उम्र 30 साल बताई जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई निजी बस को भी जब्त कर लिया गया है। महिला को आरोपियों ने पहले जबरन बस में बिठाया और फिर उसे निजी स्लीपर बस में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चुंगल से बाहर निकली और पुलिस तक पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस वारदात में और कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं। इसके अलावा पुलिस ये भी जांच कर रही है कि बस किस रूट पर चल रही थी और वारदात के समय उसमें और कौन कौन मौजूद था। आईपीएल 2026 का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रायपुर के मैदान में खेला गया। दोनों टीमों के बीच इस मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में बाजी आरसीबी ने मात ली। लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार बल्लेबाजी की और मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। विराट कोहली की बेहतरीन शतकीय पारी के दम पर आरसीबी ने ये जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने अपने आईपीएल कैरियर का 9वां शतक जड़ा, जिसकी बदौलत आरसीबी ने मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ टीम ने 16 अंक पूरे करके अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इस मुकाबले में केकेआर को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था। टीम की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही, लेकिन अंगक्रिस रघुवंशी और कैमरून ग्रीन ने बीच तीसरे विकेट के लिए साझेदारी की और वहीं अंत में रिंकू सिंह ने रघुवंशी के साथ मिलकर पारी की शानदार तरीके से फिनिश किया है। अंगक्रिस रघुवंशी ने 71 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने 39 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से केकेआर ने 20 ओवर में 152 रन बनाए। आजकल देश में 2 तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। यूपी के प्रयागराज, अयोध्या समेत 30 जिलों में बुधवार को आंधी तूफान के कारण 55 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 17 मौतें जो है प्रयागराज और 16 मौतें जो है भदोई में हुई हैं। यहाँ पर 80 के एमपीएच की रफ्तार से आंधी चली। बरेली में एक युवक टीन शेड समेत हवा में उड़ गया। राज्य के बांदा शहर में तापमान जो है 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा और आज 51 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। राजस्थान में भी तेज गर्मी और हीट वेव का असर है। बुधवार को लगातार चौथे दिन राज्य का जैसलमेर देश का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में तेज गर्मी का रेड अलर्ट है। 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। वहीं मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में हीट वेव चल रही है और 18 मई तक ये जारी रह सकती है। बुधवार को खजुराहो में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा और आज इंदौर, उज्जैन, धार और साथ ही रतलामा में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इन जिलों में वार्म नाइट का भी अलर्ट जारी है। इधर हरियाणा अधिकतम तापमान जो है पिछले 24 घंटे में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 5 शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है और ऐसे में राज्य में 17 मई से हीट वेव का येलो अलर्ट जारी है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार समेत 7 जिलों में आज तेज बारिश और ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी आज बारिश का येलो अलर्ट है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।